सो आज का लेक्चर हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटायर ऑडिट में इसकी जरूरत पड़ेगी। मतलब शायद जितने भी चैप्टर हैं उसमें ये वर्ड बार बार आने वाला है कि जब कभी भी देखिए, मैंने आपको हमेशा बोला है कि आप एज ए ऑडिटर सोचें। जब कभी भी आप ऑडिट करने जाएंगे तो आप जनरली ऑडिट क्या करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करते हैं। तो जब आप किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करने जाते हैं तो आपको हमेशा असेसमेंट करना पड़ता है, रिस्क असेसमेंट। क्या करना पड़ता है सर? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगानी पड़ती है। बताइए क्यों लगानी पड़ती है? जरा एक चैट बॉक्स में आंसर दीजिए कि व्हाई रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर इज रिक्वायर्ड इन ऑडिट। मैं देखना चाहता हूं कि आप जनरल अभी भी सोच पा रहे हैं कि नहीं सोच पा रहे हैं। तो देखिए सामने ही लिखा है, लेकिन आप लोगों ने नहीं सोचा। असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। अब देखिए, अभी बहुत सारे बच्चों ने चैट बॉक्स में आंसर लिखा, टू डिटरमाइन द ऑडिट रिस्क। तो आई गुरनूर ने सीख ठीक लिखा। तो आपको हमेशा ये समझना है कि बीइंग ए ऑडिटर आपका टास्क क्या है। आपको हमेशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करते समय यही सोचना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहीं से मटेरियली मिस स्टेटेड तो नहीं है, कि कहीं सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किसी प्रकार का कोई मिस स्टेटमेंट हो, और वो मिस स्टेटमेंट भी क्या है? मटेरियल, मतलब सिग्निफिकेंट लेवल का तो नहीं है। इस बात के लिए ही तो हम क्या करते हैं? रिस्क का असेसमेंट करते हैं। चलिए, अब आपसे एक क्वेश्चन जनरल पूछते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूं। आप एक माउंटेन पे चढ़ना चाहते हैं, माउंटेन पर चढ़ना चाहते हैं कि यार इस माउंटेन पे हम चढ़ेंगे, और आपको रिस्क असेसमेंट करना है। तो रिस्क असेसमेंट के लिए क्या क्या चीजें, क्या किस चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करोगे आप? या आप एक कार चलाना चाह रहे हो, क्योंकि ये बात आपके दिमाग में आती है कि नहीं आती है, मैं देखना चाहता हूं कि आप एक कार रेस में पार्टिसिपेट करना चाहते हो और आपने सोचा कि यार कार चलाना है, रिस्क तो है। तो रिस्क को असेस करने के लिए क्या चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है? तो सर सबसे इंपॉर्टेंट, जहां कहीं भी रिस्क असेसमेंट आएगा ना, वहां पर हमेशा इंटरनल कंट्रोल भी आएगा। एक बात, इस बात को आप समझ लीजिए कि रिस्क का असेसमेंट कभी भी कंट्रोल के बिना नहीं हो सकता। कंट्रोल समझ रहे हैं? कंट्रोल क्या है? कि कंट्रोल उस रिस्क को रोक पाएगा कि नहीं रोक पाएगा। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो आप हेलमेट पहनते हैं, वो क्या है आपके लिए? एक कंट्रोल है। तो आप रिस्क को असेसमेंट करते हैं कि यार अगर मैं 90 किलोमीटर प्रति पर आवर की स्पीड से ड्राइव करूंगा तो क्या मेरा कंट्रोल उस पॉसिबल रिस्क को रोक पाएगा कि नहीं रोक पाएगा। सबसे पहला कंसर्न आपका यही होता है। आप सोचो, कोई भी रिस्क आप उठा के देखो, आपके दिमाग में सबसे पहले ये होगा कि रिस्क और कंट्रोल का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अब मुझे बताइए, जितना कंट्रोल इफेक्टिव होगा, रिस्क उतनी ज्यादा होगी या उतनी कम होगी? तो सर हम यहां पर यह बात कह सकते हैं डे वन से कि रिस्क और कंट्रोल का इनवर्स रिलेशनशिप होता है या डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है? सभी लोग बताएं, डायरेक्ट और इनवर्स। सर ऑब्वियस सी बात है, इसका रिलेशनशिप इनवर्स होगा। जितनी ज्यादा रिस्क है, अगर रिस्क हाई है, मैंने आपको बताया हुआ है, अगर रिस्क जो है वो हाई है तो कंट्रोल क्या होना चाहिए? लो होगा, तभी तो रिस्क हाई होगी। जहां पर रिस्क हाई है वहां पर हमेशा कंट्रोल लो होगा, और जहां पर कंट्रोल हमेशा हाई है वहां पर रिस्क हमेशा लो होगी। तो आप एज ए ऑडिटर, आपका सबसे बड़ा टास्क क्या है? आपको किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करते समय यह देखना चाहिए, असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। और इस मटेरियल मिस स्टेटमेंट को असेस करने के लिए ही तो आप क्या करते हैं? अपनी ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड करते हैं।
अब ऑडिट प्रोसीजर पहले होना चाहिए या पहले टेस्ट ऑफ कंट्रोल होना चाहिए, मैं आपको जज करना चाह रहा हूं, क्योंकि आज मैं आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी करवाऊंगा। मैं आप सभी से पूछ रहा हूं कि आप सभी लोग आंसर लिखते हैं चैट बॉक्स में कि सर पहले हम ऑडिट प्रोसीजर लगाएं या पहले कंट्रोल को चेक करें। सभी लोग इसका आंसर दें। कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर ऑडिट प्रोसीजर पहले लगा दो। बेटा ऑडिट प्रोसीजर पहले कैसे लगाओगे आप? ऑडिट प्रोसीजर और कंट्रोल का भी आपस में रिलेशनशिप है। अब मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, देखो ये बात आप जब तक नहीं समझोगे मुझे आगे बढ़ने में मजा नहीं आएगा। आप किसी कंपनी के कैश को चेक कर रहे हो, तो चेक करना है उसके पहले उसका कंट्रोल देखते हैं या कंट्रोल बाद में देखते हैं? कंट्रोल क्या कि सर कहीं जो कंट्रोल है वो इनइफेक्टिव तो नहीं है जिसके कारण फ्रॉड हो जाए, तो पहले कंट्रोल को चेक चेक किया जाता है। और अगर कंट्रोल अच्छा है तो बहुत ज्यादा चेक करोगे या कम चेक करोगे? तो आपकी जो ऑडिट प्रोसीजर है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली रिलेशनशिप है। ऑडिट प्रोसीजर का रिलेशनशिप किससे होगा? इनवर्स रिलेशनशिप या डायरेक्ट रिलेशनशिप? अगला क्वेश्चन, ऑडिट प्रोसीजर का रिलेशनशिप क्या होगा? इनवर्स होगा या डायरेक्ट होगा? किससे? कंट्रोल से। सर कंट्रोल अगर हाई है, अप जा रहा है, मतलब मैंने एरो बना दिया है, कंट्रोल अगर हाई है तो आप ऑडिट प्रोसीजर क्या कर सकते हो? लो लगा सकते हो। सर कंट्रोल बहुत अच्छा है तो फिर हमें बहुत ज्यादा ऑडिट करने की क्या जरूरत है? अब मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछता हूं, अगर कंट्रोल 100% इफेक्टिव है, क्या हम ऑडिट प्रोसीजर, क्या 100% इफेक्टिव कंट्रोल एक ऑडिट प्रोसीजर का सब्स्टिट्यूट हो सकता है? ये जनरल बातें कर रहा हूं, मैं भी पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि सर कभी भी एक अच्छा कंट्रोल है इसका ये मतलब नहीं है कि ऑडिटर अपनी ऑडिट प्रोसीजर ही ना लगाए। तो हम ये भी नहीं कह सकते सर, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि एक अच्छा कंट्रोल है तो हमारी ऑडिट प्रोसीजर उसके ऊपर इफेक्ट हो जाएगी। तो हम एक जनरल बात कर रहे थे सर, असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बिफोर डिजाइनिंग। देखो यहां पे वर्ड लिखा है, बिफोर डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग द फर्दर ऑडिट प्रोसीजर ऑडिटर आइडेंटिफाई, असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। तो जब तक आप ऑडिट प्रोसीजर नहीं लगाएंगे, ऑडिट प्रोसीजर कब लगाई जाती है? रिस्क असेसमेंट करने के बाद और कंट्रोल को चेक करने के बाद। कंट्रोल को चेक करने के बाद ही आप क्या करते हैं? ऑडिट प्रोसीजर को लगाते हैं। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं इस बात से रिलेटेड आपसे कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ लूं तो आप आंसर कर पाएंगे कि सर पहले किसको लगाना चाहिए, पहले टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाना चाहिए या हमारी टेस्ट ऑफ डिटेल लगाना चाहिए? आइए सबको ये बात समझ में आ गई होगी कि सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि पहले हम इंटरनल कंट्रोल चेक करेंगे, और अगर हमें इंटरनल कंट्रोल पे बहुत भरोसा हो जाएगा कि इंटरनल कंट्रोल बहुत अच्छा, आप सोच, आप है ना दूसरों के हिसाब से मत सोचा करो। मैंने आपको बोला एज ए ऑडिटर हो, आप एक कंपनी में गए, कंपनी में आपको स्टॉक चेक करना है, तो क्या सीधे स्टॉक को काउंट करना शुरू कर दोगे? पहले क्या बोलोगे, यार आपके स्टॉक में किसी प्रकार का कोई मिस स्टेटमेंट तो नहीं हो जाता, यहां से कोई चोरी तो नहीं हो जाती, कोई इंटरनल कंट्रोल है क्या? तो मैनेजमेंट क्या बोलेगा? मैनेजमेंट आपसे बोलेगा ना कि हाँ देखो सर हमने सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं, और यहां से जैसे ही स्टॉक अगर बिना कोड के जाता है तो सीधे हॉर्न आवाज आता है, सायरन बज जाता है। आपने बताओ आपने कौन सी ऑडिट प्रोसीजर लगाई? अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, आपने आपने ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए क्या किया? मैं अब आपसे पूछना चाह रहा हूं आपने क्या किया? इस वर्ड को जाकर, जो इस वर्ड को मैंने बोला कि आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए कंपनी के मैनेजमेंट से पूछा कि यार ये जो स्टॉक है ये, इसके लिए इंटरनल कंट्रोल क्या है? तो कई बच्चे लिख रहे हैं ये एनालिटिकल प्रोसीजर है। ना 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 ना, इट इज नॉट एनालिटिकल प्रोसीजर, इट इज कॉल्ड इंक्वायरी। ये इंक्वायरी है या कैलकुलेशन है? ये वर्ड बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो मैं अब आपसे कहूं कि इंक्वायरी आप एज ए टेस्ट ऑफ कंट्रोल में लगाएंगे या सब्सटेंटिव प्रोसीजर में लगाएंगे, तो आप हमेशा क्या बोलेंगे? मैं आपको चीजें लॉजिक के साथ में याद करा रहा हूं, आप देख रहे हैं मैंने आपको क्या बोला कि आपने मैनेजमेंट के पास गए और मैनेजमेंट से आपने पूछा कि भैया आपका जो स्टॉक है वो चोरी तो नहीं हो जाता, तो क्या कंट्रोल लगाया है आपने? तो आपने, मैनेजमेंट ने आपको बताया देखो यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, यहां पर अगर बार कोडिंग है, तो इंक्वायरी कभी भी सब्सटेंटिव प्रोसीजर टेस्ट ऑफ डिटेल में नहीं लगाई जाती। अब अगला क्वेश्चन मैं फिर पूछता हूं आपसे। आपने देखा कि स्टॉक का वैल्यूएशन करना एक बहुत बड़ा ऑयल का टैंकर है। अब ऑयल के टैंकर को क्लोजिंग डेट पे काउंट करना है, तो आपने देखा कि जो वहां का जो लेबर है वो एक बहुत बड़ा एक रॉड रॉड लेता है और वो टैंकर में डालता है और सारे टैंकरों में डाल के बताता है कि यार इतना इतना इसका लेवल है। आप मुझे बताओ, आप ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगा रहे हो या आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर रहे हो? अगेन मैं आपसे पूछ रहा हूं। आपने देखा कि एक बहुत बड़े टैंकर में वहां की जो लेबर है वो एक सरिया डालकर, एक लोहे की राड को डालकर उसका लेवल चेक कर रही है। तो आप ये क्या कर रहे हो? मैं अगेन आपसे पूछना चाह रहा हूं, इस मेथड का कुछ नाम दोगे आप? इसको क्या कर रहे हो आप? फिर मैं एक इंग्लिश में वर्ड बोलूंगा, आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। नहीं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल तो है, लेकिन इस मेथड का नाम क्या है? इसको क्या बोलना चाहिए? ये एनालिटिक्स है क्या ये भी, या ऑब्जर्वेशन है? अब आप मेरे वर्ड सुन के तुरंत बोल दोगे ऑब्जर्वेशन। आपने देखा कि स्टॉक की जो काउंटिंग हो रही है वो हम ऑब्जर्वेशन कर, तो अब मैं आपसे फिर पूछूं, क्या ऑब्जर्वेशन हम टेस्ट ऑफ डिटेल में लगाएंगे या टेस्ट ऑफ कंट्रोल में लगाएंगे? तो आप हमेशा क्या बोलोगे? सर ऑब्जर्वेशन भी हमेशा टेस्ट ऑफ कंट्रोल। आप मुझे बताओ, क्या आप इस चीजों को याद कर सकते थे कि ऑब्जर्वेशन इंक्वायरी टेस्ट ऑफ डिटेल में नहीं लगती, हमेशा टेस्ट ऑफ कंट्रोल में लगती? और टेस्ट ऑफ कंट्रोल किसके लिए किया जाता है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल वर्ड हमेशा किसके लिए यूज किया जाएगा? जल्दी बताइए सर। टेस्ट ऑफ कंट्रोल हमेशा यूज किया जाएगा इंटरनल कंट्रोल के चेकिंग के लिए। वेरी गुड, कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल वर्ड हमेशा होगा इंटरनल कंट्रोल। तो ये बात भी आपको समझ में आएगी। अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं। आपने किसी कंपनी की कैश बुक को चेक करना है और आपने अकाउंटेंट से बोला कि यार कैश बुक में जो भी वाउचर कटते हैं उस पे एक सीनियर मैनेजर के सिग्नेचर होने चाहिए, इसको क्या बोलेंगे? व्हाट इज दिस? ये इंटरनल कंट्रोल है या ये आपका, कि ये जो कैश में एक्चुअल में पेमेंट हुआ है, तो सर हमने यहां पर क्या किया, एक वेरिफिकेशन किया है, इसको हम क्या बोलेंगे? वेरिफिकेशन बोलेंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है? वेरिफिकेशन है। तो सर वेरिफिकेशन, ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी। चलिए एक और क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे। आपने किसी कंपनी के स्टॉक रजिस्टर में फीफो और लीफो मेथड से स्टॉक का वैल्यूएशन देखा कि यार फीफो के हिसाब से किया है, आपने वो वापस से उसका रिकैलकुलेशन करके देखा। क्या करके देखा? रिकैलकुलेशन। तो कहीं ना कहीं ये भी एक, तो ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी, री परफॉर्मेंस, दीज ऑल आर पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इसको हम क्या बोलते हैं? तो सर आपने हमको एक बात आज बहुत अच्छे से समझा दी कि आप इंटरनल कंट्रोल को चेक करते हैं, उसके बाद ही आप क्या करते हैं? अपनी ऑडिट प्रोसीजर को क्या करते हैं? लगाते हैं। अब ऑडिट प्रोसीजर के यहां नाम मैंने आपको दो तरीके से दे दिए हैं, एक टेस्ट ऑफ कंट्रोल है और एक टेस्ट ऑफ डिटेल है। आप मुझे बताइए मैंने दो एरो डिफरेंट साइड में क्यों लिए हैं? क्या आप इससे एक एनालिसिस करेंगे? टेस्ट ऑफ कंट्रोल रेड है तो टेस्ट ऑफ डिटेल ग्रीन है, कुछ पर्पस ही होगा। तो सर हम ये कहना चाहते हैं
हम कुछ मैसेज देना चाहते हैं आपको कि अगर आपका टेस्ट ऑफ कंट्रोल राइट साइड जा रहा है, या मगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल मेरे लेफ्ट में है और टेस्ट ऑफ डिटेल में राइट साइड में बता रहा हूं, तो सर कहीं ना कहीं अब डायरेक्ट रिलेशनशिप है या इनवर्स रिलेशनशिप को मैसेज देना चाह रहे हैं हमें? तो सर अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल को चेक करने के बाद हमने ये डिसीजन ले लिया कि कंपनी का कंट्रोल इफेक्टिव है, तो हम कहीं ना कहीं हमारी टेस्ट ऑफ डिटेल को क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा लो साइड पर रख सकते हैं। ये बात अब बहुत अच्छे से आप बताओगे। ऑब्वियस सी बात है सर, हमने देखा कंपनी ने सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं, कंपनी ने बाहर कोडिंग कर रखी है, कंपनी ने सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी कर रखी। अब मुझे बताओ, आपने देखा कि कंपनी ने कैश कहते स्टॉक को, स्टॉक कीपर को अलग पर्सन रखा हुआ है, जो माल रिसीव करता है वो अलग पर्सन है, जब गुड्स का डिस्पैच होता है तो डिलीवरी करने वाला अलग पर्सन है। तो ये सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी को जब हम देख रहे हैं तो ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल है या टेस्ट ऑफ डिटेल है? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। आप बताइए, मैं तो आपसे प्रैक्टिकल एग्जांपल पूछ रहा हूं, आपको क्या लग रहा है? इट इज अ पार्ट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल और टेस्ट ऑफ डिटेल, क्योंकि ऑडिट का तरीका मेरा यही है पढ़ाने का। अब कई बच्चे लिख रहे हैं टेस्ट ऑफ डिटेल। बेटा सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज हमेशा टेस्ट ऑफ कंट्रोल होगा, ना कि टेस्ट ऑफ डिटेल। क्योंकि आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो ना कि यार एक कंपनी का कंट्रोल इतना बढ़िया है कि वो एक काम के लिए अलग अलग पर्सन रख रहा है। मतलब स्टॉक की डिलीवरी लेने वाला पर्सन अलग है, स्टॉक रजिस्टर में एंट्री करने वाला पर्सन अलग है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि एग्जामिनर आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में यही तो पूछेगा, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और टेस्ट ऑफ डिटेल। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल। तो सर हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों का रिलेशनशिप क्या है, इनवर्स। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। तो सर अल्टीमेटली दोनों ही क्या है, ऑडिट की प्रोसीजर हैं। ये बात तो श्योर है कि बोथ ऑफ दीज आर ऑडिटिंग प्रोसीजर, और दोनों का पर्पस क्या है? obtain evidence about effectiveness of internal control and the accuracy of the financial transaction and account balance। तो मुझे बताइए, अगर किसी कंपनी के टेस्ट ऑफ कंट्रोल में इफेक्ट, अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल इफेक्टिव नहीं है तो क्या उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्यूरेट हो सकता है? आप खुद बताओ, एक कंपनी है, आप जिसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करने जा रहे हो और उसका इंटरनल कंट्रोल इतना अच्छा नहीं है, बताइए इंटरनल कंट्रोल अल्टीमेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे अफेक्ट करता है? सर एक इंटरनल कंट्रोल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे अफेक्ट करता है? सर अगर किसी कंपनी का इंटरनल कंट्रोल अच्छा नहीं होगा तो उसका जो डेटा है वो भी एक्यूरेट नहीं होगा, और जब डेटा ही एक्यूरेट नहीं होगा तो विदाउट एक्यूरेट डेटा आप किसी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं तो वो कैसे फेयर प्रेजेंटेशन हो सकता है? तो ऑब्वियस सी बात है उसमें मटेरियल बेसिस स्टेटमेंट होने के चांसेस है। बहुत सिंपल सिंपल सी बातें, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए मैंने एज ए निमोनिक टेक्निक से नोट्स बना के दे रहा हूं मैं। तो सर एग्जाम में या जब भी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल जहां भी वर्ड आएगा वहां पर हमारा पूरा फोकस होगा ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। आपने बहुत सारे सिग्नल देखे होंगे जब आप गाड़ी चलाते हैं ट्रैफिक पे, रेड, ग्रीन और येलो। वो क्या है? इंटरनल कंट्रोल है कि नहीं है, कि लोग ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो करें। अब आपने दो सिटी को कंपेयर करना है, आपने एक इंदौर को करना है और आपने एक भोपाल को करना है। यहां पर सिग्नल के साथ में कैमरे भी लगे हैं, सीसीटीवी लगी हुई है, और यहां पर सीसीटीवी नहीं लेकिन यहां पर सिग्नल है। तो आप खुद ही डिसीजन ले लोगे सर कि इंदौर का जो ट्रैफिक सिग्नल है वो ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस है। तो इंटरनल कंट्रोल के साथ में एक और इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया सर,
कि इंटरनल कंट्रोल में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इंटरनल कंट्रोल ऑपरेटिंग है और वो इफेक्टिव भी है। मतलब केवल ऐसा नहीं है कि इंटरनल कंट्रोल एक डिजाइन बना के रख दिया आपने। जैसे सोचो एक कंपनी ने डिजाइन बना के रख दिया कि भैया जो भी सेल्स होगी उसके लिए सेल्स ऑर्डर आएगा, तो आपने एक फ्लो चार्ट तो बना दिया। तो इंटरनल कंट्रोल डिजाइन करने से नहीं होता, डिजाइन करने के साथ साथ इंटरनल कंट्रोल क्या होना चाहिए, ऑपरेशन में भी होना चाहिए, और ऑपरेशन के साथ में वो इफेक्टिव भी होना चाहिए। तो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि ऑब्जर्व हाउ एम्प्लॉय फॉलो एस्टेब्लिश प्रोसीजर। तो जहां कहीं भी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसका मतलब आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर रहे हैं। एग्जामिन द डॉक्यूमेंट दैट डिमॉन्स्ट्रेट दैट। अब कई बार बच्चे एग्जामिन द डॉक्यूमेंट सुनकर ऐसा बोल देते हैं कि सर अगर हमने डॉक्यूमेंट को देखा तो इसका मतलब टेस्ट ऑफ डिटेल हो गया। नहीं। तो मैं आपसे पूछूं, अगर फ्लो चार्ट को चेक कर रहे हो तो टेस्ट ऑफ डिटेल है या टेस्ट ऑफ कंट्रोल है? जहां आपको डिमॉन्स्ट्रेशन मिल रहा है, डिमॉन्स्ट्रेशन समझ रहे हो ना, डिमॉन्स्ट्रेशन। सच में ऐसे क्वेश्चंस हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब टेस्ट ऑफ कंट्रोल। आपने फ्लो चार्ट देखा जहां से आप विजुलाइज कर सकते हो, तो जहां कहीं भी विजुलाइजेशन आएगा वहां पर टेस्ट ऑफ कंट्रोल आएगा, टेस्ट ऑफ डिटेल नहीं आएगा। आप इंटरव्यू कर रहे हैं लोगों का, रिलेवेंट पर्सन का, तो आप अगेन टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर रहे हैं। तो ऑब्जर्वेशन और एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंट दैट डिमॉन्स्ट्रेट वर्ड जहां भी देखेंगे आप समझिए कि सर हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर रहे हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल। अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं, क्या हम टेस्ट ऑफ डिटेल बिफोर टेस्ट ऑफ कंट्रोल अप्लाई कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल टेस्ट ऑफ डिटेल के बाद हो जाए? नॉट एट ऑल। देखो आप सब समझना शुरू हो गए, हाँ सर कंट्रोल चेक किए बिना कैसे डिटेल में चेक करोगे? तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सबसे पहले टेस्ट ऑफ कंट्रोल आएगा, उसके बाद टेस्ट ऑफ डिटेल आ जाएगी। अब टेस्ट ऑफ डिटेल को भी समझ लेते हैं। तो एक्यूरेसी, ये वर्ड को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, कंप्लीटनेस ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब टेस्ट ऑफ डिटेल हो। गिव सर एग्जांपल दीजिए। सर एक कंपनी के ऊपर लिटिगेशन चल रहा है, कंपनी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उस बात को डिस्क्लोज कर दिया कि हमारे ऊपर लायबिलिटी आ सकती है। एग्जांपल ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल और टेस्ट ऑफ कंट्रोल, फट से बता दोगे सर? डिस्क्लोजर, वर्ड क्लिक हो जाएगा आपको। डिस्क्लोजर मतलब सर टेस्ट ऑफ डिटेल, बता दोगे ना? सर हमने एक कंपनी के डेप्रिसिएशन का चार्ट देखा मशीनरी के ऊपर, ट्रांजेक्शंस, तो ट्रांजेक्शंस जहां भी आ जाएंगे। अकाउंट बैलेंस, अकाउंट बैलेंस सर अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट्स पेबल, तो जहां कहीं भी एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस देखा जाता है वो हमेशा टेस्ट ऑफ डिटेल का है। तो इस लाइन को मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस। एक्यूरेसी कंप्लीटनेस ऑफ इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन एंड अकाउंट बैलेंस, इसके लिए एविडेंस को गैदर करना ही हमारा टेस्ट ऑफ डिटेल का क्या हो सकता है, पर्पस हो सकता है। specific item within the financial statement, examination of detail of transaction, account balance to ensure they are recorded accurately in compliance with the accounting standards। तो अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कंप्लायंसेस करके वो एक्यूरेटली रिकॉर्डेड है, तो मतलब ये हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड टेस्ट ऑफ डिटेल। और टेस्ट ऑफ डिटेल को क्या मैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर बोल सकता हूं? यस, टेस्ट ऑफ डिटेल का नाम ही बेटा सब्सटेंटिव प्रोसीजर है। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या मैं एनालिटिकल प्रोसीजर इंटरनल टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए लगा सकता हूं क्या? अब अगला क्वेश्चन मेरा आपसे, क्योंकि पिछले लेक्चर से रिलेटेड है ये, क्योंकि ये पढ़ चुके हैं, तो जो नए स्टूडेंट आएंगे इसको थोड़ा सा नहीं कैच कर पाएंगे, इसको उनको पीछे के लेक्चर देखने पड़ेंगे। तो मैं अब आपसे पूछ रहा हूं, एनालिटिकल प्रोसीजर क्या हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए लगा सकते हैं?
तो सर एनालिटिकल प्रोसीजर के लिए तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डेटा को उठाते हैं, तो फिर कंट्रोल कहां से चेक करेंगे उसमें? तो जनरली एनालिटिकल प्रोसीजर जो है वो टेस्ट ऑफ डिटेल के लिए यूज की जाती है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए यूज नहीं की जाती। चलो कोई भी एक एग्जांपल बता दो कि सर हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल चेक कर लेंगे, तो मैं मान जाऊं कि एनालिटिकल प्रोसीजर लगा के आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल चेक कर लिया। दे दो एग्जांपल अगर आपको आता है। तो सर सब्सटेंटिव प्रोसीजर और एनालिटिकल प्रोसीजर दोनों ही टेस्ट ऑफ डिटेल का पार्ट है। बात याद रहेगी कि नहीं रहेगी? याद नहीं समझी हुई होगी कि नहीं कि सर टेस्ट ऑफ डिटेल के अंदर ही क्या आता है? सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। और सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर क्या है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आपने एक कंपनी के अकाउंट रिसीवेबल, आप एज ए ऑडिटर हो, आप एक कंपनी के ऑडिटर हो, आपने सभी एआर को, अकाउंट रिसीवेबल को एक लेटर लिखकर उनसे बैलेंस कॉन्फर्मेशन मांगा कि आपको वाकई कंपनी को $10,000 देना है। इसके लिए आपने एक लेटर पर, अपनी ऑडिटिंग लेटर पर एआर से कॉन्फर्मेशन की डिमांड की है। ये टेस्ट ऑफ डिटेल है या टेस्ट ऑफ कंट्रोल है? तो टेस्ट ऑफ डिटेल है। तो हम ये कह सकते हैं कि सर जहां कहीं भी कॉन्फर्मेशन आएगी, कॉन्फर्मेशन, वो हमेशा टेस्ट ऑफ डिटेल होगा सर। कॉन्फर्मेशन। अब कॉन्फर्मेशन का एक और कोई एग्जांपल दे दीजिए, आपके दिमाग में आता हो। मैंने तो अकाउंट रिसीवेबल का दे दिया, आप लोग सोचिए कोई एग्जाम्पल। सर बैंक को बैंक से बैंक रिकॉन्सिलेशन, अब मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछता हूं, ध्यान से सुनना। हमने कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जब ऑडिट कर रहे थे तो हमने नोटिस किया कि कंपनी एवरी मंथ बैंक रिकॉन्सिलेशन बनाती है। ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल है या टेस्ट ऑफ डिटेल है? ध्यान से सुनना कि कंपनी हर महीने बनाती है। कितने लोगों को लगता है टेस्ट ऑफ डिटेल है? जरा वो हैंड रेज कर दें बेटा। फ्रीक्वेंसी, देखो सारे सारे बच्चे टेस्ट ऑफ कंट्रोल लिखना शुरू कर, सब समझ गए कि सर कहीं ना कहीं आप कंट्रोल चेक कर रहे हो कि जितनी ज्यादा बनाते हो मतलब उतनी जल्दी आप फ्रॉड को प्रिडिक्ट कर लेती होगी कंपनी। तो कंपनी की जहां पॉलिसी बन रही है वहां पर टेस्ट ऑफ कंट्रोल है। अब कभी भी, अच्छा आप लोगों के दिमाग में टेस्ट ऑफ डिटेल क्यों आ रहा है बेटा कई बच्चों के? मैंने क्या बोला? फ्रीक्वेंसी। हाउ मेनी टाइम्स यू आर प्रिपेयरिंग बैंक रिकॉन्सिलेशन? इट मींस आपका मैनेजमेंट ये चाहता है कि यार बैंक रिकॉन्सिलेशन हर मंथ टैली हो जाए। मतलब उसने एक सिस्टम बनाया है, कंट्रोल स्टैब्लिश किया है, एक कंट्रोल स्टैब्लिश किया। तो ये टेस्ट ऑफ डिटेल नहीं, तो आप तो केवल, अब आप वो बैंक रिकॉन्सिलेशन सही बना है या नहीं बना है? अब अगर एग्जामिनर आपसे पूछता कि आप अपनी ऑडिट प्रोसीजर लगाकर उस बैंक रिकॉन्सिलेशन को चेक कर रहे हो कि उसमें पोस्ट डेटेड चेक क्लियर हुए कि नहीं, तो फिर आप क्या है? तो ये हम क्या बोलेंगे? टेस्ट इन डिटेल। तो बैंक रिकॉन्सिलेशन को चेक करना इज ए टेस्ट, टीओडी। लेकिन सर फ्रीक्वेंसी ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन चेक करना इज ए टेस्ट ऑफ कंट्रोल। समझ में आ गई बात? बेटा रट नहीं पाओगे, मैं बार बार बोल रहा हूं, मेरे एग्जाम्पल जो मैं आपको दे रहा हूं ये सारे के सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं, तो ध्यान से सुनिए। तो सर कॉन्फर्मेशन within third party is a part of test of detail. Reconciliation, the supporting document, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सर एग्जांपल दीजिए। यार आपने किसी कंपनी का सेल बिल चेक करना है और उन्होंने आपको दिया कि आपने बिल ऑफ लैंडिंग चेक किया है कि नहीं है, शिपमेंट के डॉक्यूमेंट्स चेक किए हैं कि नहीं किए, तो ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल है या टेस्ट ऑफ डिटेल है? तो सर हम जब एक सपोर्टिंग वाउचर वेरिफिकेशन, जहां वर्ड आ जाएगा वो भी क्या होगा? वाउचिंग। तो वाउचर वेरिफिकेशन इज ए पार्ट ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते जाते हैं। तो हमने एक वर्ड यूज किया था सब्सटेंटिव प्रोसीजर।
तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्या है? अल्टीमेटली आपको डायरेक्ट एविडेंस प्रोवाइड करती है, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, वैलिडिटी। तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर एंड टेस्ट ऑफ कंट्रोल इज द सेम थिंग और नॉट? ट्रू और फॉल्स? सब्सटेंटिव प्रोसीजर इज ए पार्ट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल, यस और नो? नो। सब्सटेंटिव प्रोसीजर हमेशा टेस्ट ऑफ कंट्रोल के बाद लगाई जाती है बेटा। और सब्सटेंटिव प्रोसीजर को भी दो फर्दर कैटेगरी में मैंने बांट दिया है। सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, जिसको मैं नहीं बताऊंगा, पूछो क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं ना टेस्ट ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर। आप तो मॉक टेस्ट भी दे चुके हैं उसका। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है एनालिटिकल प्रोसीजर में? अगर कंफ्यूजन होगी तो यहां पर केवल बेटा मैंने थ्योरी, क्योंकि नोट्स मैंने आपको पूरे देना है, तो मैंने सिर्फ यहां पर उसका पर्पस मेंशन कर दिया, लेकिन मुझे सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं समझाना आज के लेक्चर में। मुझे आपको टेस्ट ऑफ डिटेल समझाना है। तो आज के बाद अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि ऑडिट प्रोसीजर, अगर आपको चार ऑडिट प्रोसीजर के नाम बताना हो तो क्या क्या लिखोगे? जरा बता दो जरा फटाफट। ऑडिट प्रोसीजर के नाम क्या क्या है? तो सर सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, सब्सटेंटिव टेस्ट ऑफ डिटेल, सब्सटेंटिव। तो सर हम ये कह सकते हैं कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर के भी दो पार्ट होते हैं। सब्सटेंटिव प्रोसीजर के भी दो कौन कौन से पार्ट होते हैं? एक सब्सटेंटिव प्रोसीजर ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर, और दूसरा होता है सब्सटेंटिव टेस्ट ऑफ डिटेल। और सर टेस्ट ऑफ डिटेल तो अभी आप बार बार समझा रहे थे, जिसमें आपने एक्यूरेसी, कंप्लीटेशन, वैलिडिटी, देखो वैलिडिटी ऑफ इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर, ये सब क्या है? सब्सटेंटिव टेस्ट ऑफ डिटेल। और एनालिटिकल प्रोसीजर को सॉरी टू से पर मैं आज नहीं बता सकता, अदरवाइज हमारा जो लेक्चर का पर्पस है वो सॉल्व नहीं होगा, बिकॉज इसके लिए हमने 1 घंटा ऑलरेडी स्पेंड किया हुआ है। सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर आप पिछले लेक्चर्स में जाके देखें, 9th नंबर का लेक्चर है वो, जहां तक मुझे ध्यान है। अब सर आगे बढ़े। अब बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ऑडिटर यूज ऑडिट एविडेंस। कभी भी आप रिस्क को असेस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ऑडिट एविडेंस, यूजिंग द ऑडिट एविडेंस। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में दो चीजें आ जाती हैं। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर मैं अब आपसे पूछता हूं कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में सब्सटेंटिव प्रोसीजर आती है क्या? ट्रू और फॉल्स? सभी लोगों को मेंशन करना है कि सर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर सब्सटेंटिव प्रोसीजर का पार्ट है क्या? ट्रू और फॉल्स? इतना लिखने में समय लग रहा है? नहीं बेटा, ये फॉल्स होगा। पूछो क्यों? बेटा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के बाद हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाते हैं। क्यों नहीं आप समझ पा रहे? इतनी देर से मैं आपको बार बार समझा रहा हूं कि जब आप रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में क्या करते हो, सर टेस्ट ऑफ कंट्रोल करते हैं। और टेस्ट ऑफ कंट्रोल का आइडिया लगने के बाद आप डिसाइड करते हो कि आपको कौन सी ऑडिट प्रोसीजर लगानी है, टेस्ट ऑफ डिटेल लगानी है या एनालिटिकल प्रोसीजर लगानी है। ये कैसे डिसाइड होता है? कंट्रोल को चेक करने के बाद। बात समझ में आई कि नहीं आई? कि सर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर मतलब इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। मैं ये बात कहूं तो ट्रू हो या फॉल्स बोलोगे? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर मतलब सर इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। और भी सिंपल लैंग्वेज में कि सर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर इज ए पार्ट ऑफ इवेल्युएशन ऑफ द कंट्रोल। और कंट्रोल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखी जाती है कि वो इंप्लीमेंटेड है या नहीं।
मतलब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में भी आप क्या देख रहे हो कि सर जो कंट्रोल है वो डिजाइन है या नहीं है। और देखो डिजाइन के साथ साथ एग्जामिनर आपको यहीं पर चेक करेगा ये दोनों वर्ड। सर डिजाइन करने से क्या होता है? स्टडी प्लान तो आपका बना दिया मैं डिजाइनर हूं या इम्प्लीमेंटेशन वाली पोजीशन पे होता हूं? जब मैं आपके साथ में पर्सनली 1-to-1 जूम मीटिंग करता हूं, बहुत सारे बच्चे मेरे से 1-to-1 टॉक करते हैं, तो वो मैं आपका स्टडी प्लान डिजाइन करता हूं। और अल्टीमेटली आप क्या करते हैं? उसको इंप्लीमेंट कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। जो करते हैं वो पास हो जाते हैं। तो सर कंट्रोल डिजाइन नहीं करना है, केवल कंट्रोल को इंप्लीमेंट करना। और इंप्लीमेंट करने के लिए मैं क्या करता हूं कि आप इंप्लीमेंट किया है कि नहीं किया, मैं क्या करता हूं मुझे बताओ। अब आप बताओ कि जब जो बच्चों का इंप्लीमेंटेशन में कैसे चेक करता हूं कि आपने इंप्लीमेंटेशन किया कि नहीं किया। मैं आपसे बोलता हूं ना कि अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट मुझे ईमेल पर भेजो। अभी जैसे प्रेम कैनी से थोड़े दिन पहले मेरी बात हुई थी, उन्होंने बोला सर मैंने सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लिए, मेरा स्कोर 80% आ रहा है। अभी अंकुर से थोड़े दिन पहले मेरी बात हो रही थी, अंकुर तुम्हारा जैसे 10 जनवरी को पेपर है, तो मैंने तुमसे बोला कि भैया अब तो मेरा मॉक टेस्ट 2 मॉक टेस्ट पास कर लो, उसके बाद हम एग्जाम फॉर्म फिल करेंगे। तो आप क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्वेशन, डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन और अपनी ऑडिट प्रोसीजर से आपकी उस परफॉर्मेंस को मैं क्या करता हूं? चेक करता हूं। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर डिजाइन और इंप्लीमेंटेशन दोनों से क्या होती है। और रिस्क असेसमेंट ही डिटरमाइन करता है। आपको मजा आ जाना चाहिए लाइन सुनकर। नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। तभी तो आपने बोला कि सर अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है, मैं अपनी ऑडिट प्रोसीजर को लेस परवेसिव, लेस कम कॉम्प्रिहेंसिव रखकर भी क्या कर लूंगा? अपना काम चला लूं। समझ में आ गया होगा आपको कि रिस्क असेसमेंट डिटरमाइन करता है आपकी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर का नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट। और इसीलिए यहां लिखा है, if the risk assessment is based on the expectation that control are operating effectively at the relevant assertion level। ये भी हम पढ़ चुके हैं, relevant assertion level। ये बार मैंने आपको बोला था assertion बार बार आएगा, सबको पता है ना assertion। कोई ऐसा क्लास में स्टूडेंट तो नहीं है जो ये बोल दे कि सर assertion में अभी भी डाउट है, बहुत डिटेल समझाया हुआ है। तो सर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के बाद ही आपको पता चलता है कि कंट्रोल अगर आपका ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है, तो फिर आप अपनी उसके अकॉर्डिंग ही ऑडिट प्रोसीजर क्या करते हो? डिजाइन करते हो। तो अभी आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा है, अब मैं थोड़ा सा देखना चाहता हूं कि अब जनरली कुछ डेवलप भी हुआ है कि नहीं हुआ है आप में, कि हम पढ़े ही जा रहे हैं फंडामेंटल। स्क्रीन दिख रही है? अब आपसे कुछ जनरल क्वेश्चंस पूछने वाला हूं मैं। जनरल क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे, देखते हैं कि आज आप अपना माइंड एप्लीकेबल कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। उस दिन आप लोगों की सिमुलेशंस में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, क्लास में सारे बच्चों ने सही आंसर दिए थे। तो इट इज देख, अभी थोड़ा सा इंटरनेट यहाँ मैंने ना नाइट में यहाँ पे स्लो हो जाता है, घूम रहा है वो। चलिए क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से। अगर कंट्रोल इफेक्टिव है, डिटेक्शन रिस्क हाई होगी या लो होगी? जो पुराने स्टूडेंट, कंट्रोल इफेक्टिव है, डिटेक्शन रिस्क हाई रखना पसंद करोगे या लो? चलो एंड में समझाऊंगा इस बात को। चलिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया जो हमने पढ़ा है। An auditor wishes to evaluate design and perform tests of control over client cash disbursement procedure. If the control leave no audit trail,
डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑडिटर मोस्ट लाइकली विद टेस्ट प्रोसीजर बाई। अब देखो उन्होंने एक आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि आप किसी कंपनी का इंटरनल कंट्रोल जो है लिख रहे हैं ना, विश टू इवेल्युएट डिजाइन एंड परफॉर्म टेस्ट ऑफ कंट्रोल, मतलब आप इंटरनल कंट्रोल चेक कर रहे हो और अगर कंट्रोल कोई ऑडिट ट्रेल नहीं छोड़ रहा है, इसका मतलब कंट्रोल में आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, कोई एविडेंस भी नहीं है, तो कैसे चेक करोगे? कैसे इंटरनल कंट्रोल को चेक करते हैं सर? तो सर कॉन्फर्मेशन क्या इंटरनल कंट्रोल के साथ में आता है, यस और नो? तो सर ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि आपने बोला कॉन्फर्मेशन तो हमेशा टेस्ट ऑफ डिटेल में आता है, एनालिटिकल प्रोसीजर कभी भी कंट्रोल में आता ही नहीं है। तो ये दोनों भी बाहर हो गए, तो क्या बचा? बी। देखो एक एक वर्ड, अब देखो आप क्या करोगे अगर आपने लॉजिक से नहीं समझा होता, ये सब पढ़ना पड़ता आपको, और अब इसको पढ़ो और मेरी टेक्निक से पढ़ो, दोनों में जमीन आसमान का, ये इनका इनका आंसर है। लेकिन आपने, मैंने आपको वो सिचुएशन दिमाग में लगाई कि सर कंफर्मेशन टेस्ट ऑफ डिटेल का पार्ट है, तो आपको छोटे छोटे वर्ड क्या करने पड़ेंगे, ध्यान रखने पड़ेंगे। सभी को क्लियर हो गया? कोई बच्चा ऐसा जो सर इसमें डाउट कह दे कि सर इसमें समझ में नहीं आया? आगे बढ़ जाएं, चलिए। इफ ऑडिटर इज ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इशूअर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन कंपोनेंट ऑफ इंटर, मतलब आप कंपनी के इंटरनल कंट्रोल में कम्युनिकेशन को चेक कर रहे हो। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर शुड ऑडिटर असेस? ये तो सर जनरल नॉलेज से क्वेश्चन का आंसर देना है। इस क्वेश्चन को हम लेटर ऑन के लिए रख देते हैं, क्योंकि अभी हम मेन सिलेबस में नहीं है, मैं अभी आपका सिर्फ बेसिक चेक करना चाहता हूं। तो अभी मैंने उस टेक्निकल, मैं अभी पहले बेसिक चेक कर रहा हूं। ये तो आंसर देना चाहिए आप सभी को। ऑडिटर यूज असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट किसके साथ में आएगा? बहुत सरल है आंसर। अब कई बच्चे अकाउंट बैलेंस ट्रांजेक्शन के साथ में इंटरनल कंट्रोल को यूज कर रहे हैं। सर असेसमेंट ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, असेस रिस्क, ये तो सर इंटरनल कंट्रोल का ही पार्ट होता है। डी हो सकता है क्या इसका आंसर? अब देखो एग्जाम में भी तो ऐसा ही होगा। एक बात मैं आपको एमसीक्यू लाइव क्लास में इसलिए भी सॉल्व कराता हूं कि मैं आप लोगों का एक एनालिसिस देखना चाहता हूं कि आप सबसे पहले नॉकआउट पंच खेला करो कि सर अकाउंट बैलेंस डिस्क्लोजर तो ये तो असेसमेंट नहीं हो सकता, मटेरियलिटी थ्रेशोल्ड फॉर प्लानिंग एंड इवेल्युएशन पर्पस आर, तो कुछ तो हो नहीं सकते। अब ए और डी, कि सर अब कई बच्चों ने डी बोला है, मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट का इंतजार कर रहा हूं कि वो क्या बोलते हैं, क्योंकि आप हो सकता है रट्टा मार के जाएं कि सर जहां कहीं भी असेसमेंट आता हम इंटरनल कंट्रोल को घुसेड़ देते हैं, तो एग्जामिनर को भी ये पता होता है कि आप कुछ चीज रट के आए हैं। तो मेजोरिटी ए में बोल रही है तो मैं ए में क्लिक कर रहा हूं। बस मैंने इसीलिए बोला था कि आप रट के आएंगे कि इंटरनल कंट्रोल जहां कहीं भी देखा वहां असेसमेंट नहीं आएगा, लेकिन एक डिटेक्शन रिस्क जो अभी आपको पुराने, इसलिए तो मैंने आपसे बोला था, एक क्वेश्चन पूछा था डिटेक्शन रिस्क। सर अगर एक इंटरनल कंट्रोल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, ध्यान से सुनना, तो आप रिस्क कम होगी या ज्यादा होगी आपके डिटेक्ट करने की? अब इस बात को मैं समझाऊंगा। इसके लिए मुझे आपको डिटेक्शन रिस्क समझाना पड़ेगा बेटा। सर डिटेक्शन रिस्क क्या है? सबसे पहले तो आप पिछले लेक्चर को ध्यान से समझ सुनिए। डिटेक्शन रिस्क क्या थी सर? डिटेक्शन रिस्क थी
कि ऑडिटर की ऑडिट प्रोसीजर मिस स्टेटमेंट को ढूंढ पाएगी कि नहीं पाएगी। तो आप डिटेक्शन रिस्क हाई रखना चाहते हो या लो? पहले तो मुझे ये बताओ बेटा, ये आप लो चाहते हो या हाई चाहते हो? बस मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, लो या हाई? आप सर डिटेक्शन रिस्क लो या हाई का क्वेश्चन रेक्टाफिकेशन से तो नहीं आएगा। मतलब आप किसी कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हो तो आप बहुत ज्यादा रिस्क ले सकते हो। मतलब कहीं ना कहीं इंटरनल कंट्रोल अच्छा होगा ना, इंटरनल कंट्रोल यही आपका डिसाइड करेगा डिटेक्शन रिस्क। अगर सर ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो आप डिटेक्शन रिस्क हाई रख सकते हो। ये बात समझ में आई कि नहीं आई किसको? ये मैं पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूं, दूसरे या तीसरे लेक्चर में। सर किसी कंपनी का आप सोचो, किसी कंपनी का पूरा काम कंप्यूटर बेस्ड होता है। पूरा काम किसके बेसिस पे होता है सर? कंप्यूटर बेस पे। तो कंप्यूटर में हम ये मान के चलते हैं कि इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है, तो आप इस बात की रिस्क ले सकते हो ना यार, सब कुछ ठीक ही होगा, ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है। ये ऐसा सोच सकते हो कि नहीं, बताओ मुझे। ऐसा ऐसा तो मान सकते हो कि नहीं? कि सर अगर एक कंपनी अपनी अकाउंटिंग कंप्यूटर पर कर रही है और एक कंपनी अपनी अकाउंटिंग मैन्युअल पर कर रही है, तो आप इस पर ज्यादा भरोसा करोगे, तो आप रिस्क ज्यादा ले लोगे। बोले यार पूरा डिटेल चेक नहीं करना है, रिस्क क्या हो जाएगी यहां पर? हाई हो जाएगी। और अगर यहां पर मैन्युअल है तो यहां पर आप भैया बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहोगे, यार मैं बिल्कुल रिस्क लो रखूंगा। ऐसा सोचोगे कि नहीं सोचोगे? यार नहीं भैया मैन्युअल में गलती हो सकती है, तो हमें बहुत, तो हमें रिस्क बहुत लो रखना है, तो हमें डिटेल चेक करनी पड़ेगी। और यहां पर हम लेस डिटेल भी चेक कर सकते हैं। ये बात आपने सोची कि नहीं सोची? तो सर कहीं ना कहीं एक कंट्रोल हमारा लेवल डिसाइड किस में कर रहा है? डिटरमाइन द डिटेक्शन रिस्क, कि ज्यादा रिस्क लूं या कम रिस्क लूं। तो अगर मेरा इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग होगा तो आई कैन टेक ह्यूज रिस्क, कि यार कोई दिक्कत ही नहीं है, इंटरनल कंट्रोल बढ़िया है कंपनी का, और इंटरनल कंट्रोल को मैं ही तो चेक करके आ रहा हूं। तो सर इंटरनल कंट्रोल आपकी डिटेक्शन रिस्क को डिटरमाइन करने में भी हेल्प करता है। बात समझ में आ गई? तो कई बार ऐसे फंसोगे आप, इसलिए लॉजिक बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। कंट्रोल इन्वायरमेंट में ये गलत कर दिया तो बेटा आप लोगों को फिर बिल्कुल बेसिक कमजोर है। मोइन आपका क्वेश्चन गलत है, अभी मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। ये क्वेश्चन का आंसर सभी को देना है, और मोस्ट लाइकली वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन करते समय। हम इंटरनल कंट्रोल केवल डिस्क्लोजर लेवल पे देखते हैं, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन पे देखते हैं, या स्पेसिफिक अकाउंट बैलेंस पे देखते हैं? सर इंटरनल कंट्रोल क्या लिखा है? ये इन कंट्रोल इन्वायरमेंट लिखा तो है। तो कंट्रोल इन्वायरमेंट क्या किसी एक लेवल पर देखा जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पर देखा जाता है? तो आप क्या बोलोगे? सभी लोग ये कह रहे हैं, तो सभी लोग ठीक कह रहे हैं। अच्छा, अब आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि सर रटना नहीं, पॉसिबल ही नहीं है सर रटना। रट पाओगे? किसी को लगता है कि सर हम रट लेंगे ऑडिट? जिंदगी निकल जाएगी, आप ऑडिट नहीं रट पाओगे, गारंटी दे रहा हूं मैं। क्रैमिंग है ही नहीं यहाँ पे। चलो ऑडिट, इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर, ये तो बता ही दोगे आप। कंट्रोल में सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले कंट्रोल में क्या यूज करते हो आप? जल्दी बता दो। अभी आपसे पूछा था तो आप सबने बोला था सर इंक्वायरी। अब देखो, अगर आपने समझा है ना तो बेटा आपका समय खराब नहीं होगा।
अब आपकी ड्यूटी क्या बनती है कि सर जो भी हम आपसे सुनते हैं उसके हम शॉर्ट में नोट्स बना लें कि कंट्रोल मतलब इंक्वायरी, कंट्रोल मतलब इंस्पेक्शन, कंट्रोल मतलब ऑब्जर्वेशन, कॉन्फर्मेशन मतलब कंट्रोल नहीं हो सकता सर, एनालिटिकल प्रोसीजर मतलब कंट्रोल नहीं हो सकता। तो बेटा एनालिटिकल प्रोसीजर, कैलकुलेशन, ये किसके एग्जांपल हैं जरा बताओगे अब ये तीनों? जल्दी बता दो आप फटाफट। यहां लिख दो अगर आप आज का लेक्चर पूरा अच्छे से समझे हो तो आप बोलोगे सर TOD, टेस्ट ऑफ डिटेल। ये तरीका है ऑडिट पढ़ने का, दिस इज द करेक्ट वे ऑफ रीडिंग द ऑडिट। कि आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि तुक्केबाजी में इंक्वायरी सही नहीं होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि एनालिटिकल प्रोसीजर सर सब्सटेंटिव प्रोसीजर है सर, कैलकुलेशन, एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन इज ए पार्ट ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल। वेरिफिकेशन कर रहे हैं सर, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ एसेट, तो क्या चेक कर रहे हो बेटा? एग्जिस्टेंस चेक कर रहे हो, एग्जिस्टेंस। फिजिकल वेरिफिकेशन में क्या कर रहे हैं? फिजिकल वेरिफिकेशन किस चीज के लिए चेक किया जाता है? एग्जिस्टेंस के लिए किया जाता है, और एग्जिस्टेंस मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का असर्शन। बात क्लियर है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का असर्शन को हम एग्जिस्टेंस बोल सकते हैं, पिछले लेक्चर से कनेक्टेड है। तो एग्जिस्टेंस अगर आप चेक कर रहे हो, चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग दो। आई विल नॉट रीड एनी वर्ड फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि यहां पर एक रिस्क का भी आ गया है रूल। थोड़ा गेस वर्क से दे सकते हो आप, वैसे ही हमारे फंडामेंटल में कवर नहीं हुआ है। अभी इसको रिलीव कर सकते हैं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़ा नहीं है, अभी जो कॉन्सेप्ट हमने नहीं पढ़ा उसके क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि मैं बीच में आपको ले रहा हूं। चलिए ये आप बता पाएंगे। आफ्टर ऑब्टेनिंग, देखो यहां पर एक एक वर्ड मोती होता है ऑडिट में। आफ्टर ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटरनल कंट्रोल इन ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट, ऑडिटर हैज कंक्लूड दैट इट इज वेल डिजाइन एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। मतलब आपने किस पे भरोसा कर लिया है? आपने कंट्रोल कर लिया है बेटा। कर लिया है कि नहीं कर लिया? टेस्ट ऑफ कंट्रोल हो गया कि नहीं हो गया क्वेश्चन में? क्या हो, कैसे हो गया सर? लिख तो दिया, ऑडिटर हैज कंक्लूड दैट इट इज वेल डिजाइन। तो सर ये डिसीजन ले लिया हमने कि वेल डिजाइन है, ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है, तो ऐसी सिचुएशन में ऑडिटर क्या करेगा? अंडर दिस सर्कमस्टेंस ऑडिटर मोस्ट लाइकली वांट टू डू। अब अगर इस क्वेश्चन का भी आंसर आप गलत देते हो तो फिर थोड़ा सा पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है, या रिवीजन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्या मैंने आपको नहीं बताया था कि अगर हम पूरा डिसाइड कर लें कि यार हमारा इंटरनल कंट्रोल बहुत अच्छा, तो हमको बहुत ज्यादा डिटेल चेक करने की जरूरत नहीं है? ये वर्ड मैंने बोला था कि नहीं बोला था? तो इस बात को बोलते हो आपने सीधे सीधे सी पे जंप मार दिया होगा, नॉट इंक्रीज दी। अब कई बार आप ऐसी गलती कर जाएंगे एग्जाम वाले दिन भी कि यार हम तो बहुत खुश हो गए सर, सीधे सी पे मार दिया, आंसर भले सही हो गया, लेकिन ये गलती फिर भी मत करना एग्जाम में। चारों क्वेश्चन को पढ़ना वह जरूरी होता है, और प्रैक्टिस करते समय भी आप चारों, कई बार बच्चे क्या करेंगे, मेरी बात याद आ जाएगी कि सर आपने बोला था कि ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है, तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर नहीं लगाएंगे, ज्यादा डिटेल चेक नहीं करेंगे। सर इससे आप सीखने की एबिलिटी को खो देंगे बेटा। गुरुनूर जो आप पूछ रहे सर वाई, तो आप है ना लर्निंग एबिलिटी हो सकता है इससे खो दें। बात समझ में आई कि नहीं आई? कि आपको लर्निंग एबिलिटी भी तो बढ़ाना है, आप जब तक है ना। और एक काम ये भी करो, अब देखो जो आपने समझा है सर, आपने हमने पढ़ा था ना, देखो ऑडिटर शुड ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल, ये तो सब पढ़ लिया। और देखो जो काम की बात है, फॉर हायर एक्सेप्ट द लेस परसेसिव ऑडिट एविडेंस, तो कई बार आपको इंटरनल चीजें पढ़कर थोड़े समरी में नोट्स बनाने पड़ेंगे थोड़े से, अगर आप रियली ऑडिट में कमाल करना चाहते हो। चलिए
टेस्ट ऑफ डिटेल है, ध्यान रखना। यहां पर टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं लिखा है, टेस्ट ऑफ डिटेल लिखा है। क्या टेस्ट ऑफ डिटेल इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल में आता है सर? सी हो सकता है क्या? क्या मैनेजमेंट असर्शन दैट इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्ट एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, टेस्ट ऑफ डिटेल आता है क्या? क्या प्लान्ड लेवल ऑफ कंट्रोल रिस्क के लिए टेस्ट ऑफ डिटेल कर सकते हैं, या रिलेवेंट असर्शन लेवल के लिए कर सकते हैं? तो आपने जब मैंने इतना उसके ऊपर फोकस किया तो आपने तुरंत डी पे दिमाग आपके चला जा सकता है। अब कई बच्चे टेस्ट ऑफ डिटेल के साथ में इंटरनल कंट्रोल को मिक्स करने की कोशिश कर रहे होंगे, तो उनके दिमाग में भी आ रहा होगा, जैसे श्रद्धा के में आ रहा है। बेटा आपका आंसर कई बार हो जाए, गलत हो जाए, चल जाएगा, लेकिन आपका लॉजिक गलत नहीं। मेजोरिटी डी पे जा रही है, तो मैं भी मेजोरिटी के साथ साथ दे रहा हूं और सही है। अब बेटा अभी मैंने आपको समझाया कि टेस्ट ऑफ डिटेल का कोई लेना देना नहीं होता इंटरनल कंट्रोल के साथ में, आप क्यों दिमाग लगा रहे हो? बी जिसने आंसर दिया था, बी वाले कौन थे? बी वाली थी श्रद्धा और नीरू, दो ही थे बस। मैंने अभी तो बोला टेस्ट ऑफ डिटेल का कोई लेना देना नहीं इंटरनल कंट्रोल से, फिर भी आप इंटरनल कंट्रोल नहीं, देखो सब जगह कंट्रोल लिखा है और यहीं पर लिखा है। तो कई बार आपको दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन टेक्निक, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एलिमिनेशन टेक्निक। तो आपको एलिमिनेशन टेक्निक के थ्रू क्या करना पड़ेगा? कई बार क्वेश्चंस को करना पड़ेगा। तो आज का जो लेक्चर था उससे आपके दिमाग में कुछ चीजें, अच्छा कुछ बच्चों ने बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया, जैसे इनके नाम ले लेते हैं। नॉन परफॉर्मेंस, मोहम्मद छैया ने कुछ भी आंसर नहीं दिया, साइलेंट बैठे रहे। एक तो दीपक अतर ने भी कुछ नहीं बोला। तो जो बच्चे नहीं, नॉन पार्टिसिपेशन वाली उसमें मत शामिल होइए। सौरभ भी कम बोले हैं आज, मसूद थोड़ा बहुत बीच में पार्टिसिपेट किया है, युगल ने बीच बीच में कोशिश की है, अभिषेक खंडेलवाल बिल्कुल साइलेंट मोड में। बेटा ये साइलेंट वाले बच्चों से मेरे को ज्यादा टेंशन हो जाती है, क्योंकि हमने क्लास को इंटरेक्टिव इसीलिए बना रखा है कि आप लोग सीखें। कैलकुलेशन ऑफ इज ए पार्ट ऑफ टीओडी, नीतीश। टीओडी कैलकुलेशन इज ए पार्ट ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल। सो अब हम आपसे जो अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जो कि परसों ही है। तो आज हमने एक इंटरनल कंट्रोल सब्सटेंटिव प्रोसीजर को समझा। वैसे हम बीच बीच में ऐसे एमसीक्यू के सेशन रेगुलर ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, जिससे कि आप लोग एप्लीकेशन को कर सके। अच्छा मेरे साथ एप्लीकेशन करने का आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको ये एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको कैसे करना है। और जो नोट्स मैं आपको देने वाला हूं वो बिल्कुल इसी तरीके के देने वाला हूं जो मैंने आपको दिया, जिससे आप बिल्कुल उस पर कर सकें। तो जितनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आप बनाएंगे, डेफिनेटली शाह आप डाउट्स मुझे भेज दीजिए मेल पर, आपके सारे डाउट्स को टेक केयर कर लेंगे, कल लाइव क्लास में कंसीडर कर लेंगे। सर फार की प्रिपरेशन करनी है, आई एम अटेंडिंग द क्लासेस बट नॉट एबल्ड। हाँ अभी आप नहीं कर पढ़ पाओगे अंकुर, अभी तो आपके पेपर देने जा रहे हो आप। नोट्स हमारी, अच्छा कई बच्चे बोले सर ये नोट्स कहाँ पे मिलेंगे, तो बेटा मैं ऑलरेडी 2-3 बार रिपीट कर चुका हूँ, नोट्स लेक्चर के जस्ट नीचे रहते हैं कई बच्चों को। एक सेकेंड,